जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर दूसरी बार मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता है। वही हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि व्यक्ति को कम से कम 2 बार अपने जीवन में बद्रीनारायण मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MS व्लॉगर में। बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये भारत के उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह मंदिर अलकनंदा के किनारे चमोली जिले में गढ़वाल पहाड़ी की पटरियों में स्थित है। यह भारत के सबसे ज्यादा गिने जाने वाले 30 स्थलों में से एक है, जिसमें 2022 में केवल 2 महीनों में 2.8 मिलियन 28 लाख यात्राएं दर्ज की थी और ये 4 धामों में से एक धाम भी है। तो आज की वीडियो में 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में बताऊंगा। बहुत से भक्त बद्रीनाथ जाने का प्लान बनाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 2023 में कैसे बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, बद्रीनाथ की यात्रा कब आपको करनी चाहिए और कौन सा तरीका सही रहेगा बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए, और बद्रीनाथ के अलावा और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। आखिर में ये भी जानेंगे कि बद्रीनाथ की यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखते रहिए। कमेंट्स में जय बद्री विशाल सभी भक्त जरूर लिखिएगा। जिन भक्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल में यात्रा से जुड़े हुए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लोड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वर्ष बद्रीनाथ के कपाट सन 2023 में 27 अप्रैल से खुलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे बद्रीनाथ धाम तक आप पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले सभी भक्तों पहुंचेंगे हरिद्वार या योग नगरी, ऋषिकेश या फिर आप देहरादून पहुंच सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से रेल व वाहन मार्ग भी भारत से जुड़े हुए हैं। हालांकि योग नगरी ऋषिकेश के लिए बहुत ही कम ट्रेनें चलती हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए मुख्य रूप से सभी शहरों से ट्रेनें चलती हैं। तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार जा सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आगे की यात्रा आपको बाई रोड ही करना पड़ेगा। अगर दूरी की बात करें तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 316 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो योग नगरी ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 290 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा देहरादून एयरपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां से आपकी यात्रा बाई रोड ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाई ट्रेन हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार आने के बाद आगे की अपनी बद्रीनाथ की यात्रा हरिद्वार से ही करिए। दोस्तों, अभी तक हरिद्वार पहुंच चुके हैं, अब बात करते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम कैसे जाना है। हरिद्वार के बाद 2 तरीकों से आप बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। सबसे पहला व सबसे सस्ता तरीका है बाई बस हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। हरिद्वार से बहुत सारी बसें बद्रीनाथ धाम के लिए चलती हैं। अब बात कर लेते हैं आपको बस की टिकट कैसे लेनी है। जब आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई हैं, जहां से आप अपना हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का बस का टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप पर जाकर बस की टिकट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बस की टिकट कितने की मिलेगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का किराया वो जो है, हरिद्वार गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, मात्र 550 से लेकर 600 रुपए तक चार्ज करती हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक। इसके अलावा अगर आप बस की टिकट एडवांस में बुक कराना चाहते हैं तो आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आप अपनी टिकट एडवांस पहले से करते हैं तो आपको एक नुकसान होगा। 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आपको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अगर आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ तक
डायरेक्ट बसें नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा हरिद्वार से जोशीमठ। जोशीमठ के लिए आपको हरिद्वार से दिन भर बसें मिल जाएंगी, लेकिन बद्रीनाथ के लिए जो बसें चलती हैं वो शाम को नहीं चलती हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का रास्ता जो काफ़ी सकरा है और काफ़ी खतरनाक रास्ता है, इसलिए रात को बद्रीनाथ हाईवे पर नहीं चल सकते हैं। जोशीमठ के आगे बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, किया जाता है। इसलिए आपको अगर आप हरिद्वार से जोशीमठ बाई बस चले जाइए, फिर दूसरे दिन सुबह वहाँ शेयरिंग टैक्सी चलती है, 100 रुपये चार्ज करती है, तो आप शेयरिंग टैक्सी से 100 रुपये देकर बद्रीनाथ धाम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर दोस्तों बाई फ्लाइट देहरादून आ रहे हैं तो देहरादून पहुंचने के बाद देहरादून से सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 से 4 बसें बद्रीनाथ धाम के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस बद्रीनाथ धाम तक देहरादून तक पहुंचने के बाद जा सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी करके देहरादून से सीधे बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर प्राइवेट टैक्सी करके बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। बद्रीनाथ तक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी वाले 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। ये आपको राउंड ट्रिप में बद्रीनाथ के दर्शन कराते हैं। पहले वो आपको लेकर जाएंगे बद्रीनाथ धाम, पहले दिन दर्शन कर लीजिए और दूसरे दिन माड़ा गांव व आसपास की जगह विजिट कर लीजिए और शाम तक आपको वापस हरिद्वार छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो 3 से 4 लोग या 5 लोग हैं तो प्राइवेट टैक्सी करके बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई आपकी बद्रीनाथ धाम कैसे जाना है। अब बात कर लेते हैं बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम में आपको 3 तरीके से आप रुक सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं, वहाँ बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पर आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये में नाइट स्टे करने के लिए रूम मिल जाएंगे, तो आप इन आश्रम में रुक सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वहाँ पर GMVN का यात्री निवास बना हुआ है और एक होटल देवलोक भी बना हुआ है। अगर आप यात्री निवास में रुकते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये में डोमेट्री अवेलेबल हो जाती है। अगर होटल देवलोक में रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको सेमी डिलक्स रूम मिल जाता है। अगर आप सेमी डिलक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 38 रुपये देने पड़ते हैं। अगर हम डिलक्स रूम की बात करें तो देवलोक में आपको 48 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप रुकते हैं तो यहाँ आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी इसी में करने को मिलता है। अगर आप यात्री निवास में रुकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 300 रुपये में डॉर्मेट्री अवेलेबल हो जाती है। इसकी बुकिंग आप वहाँ पहुँचने के बाद भी करा सकते हैं। अगर आप पहले से अपनी बुकिंग ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप gmvn.online.com पर अपनी वेबसाइट पर जाकर अपनी एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम बहुत सारे होटल बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए तो यहाँ पर आपको 2,500 रुपये से 5,000 रुपये तक रूम के किराया आपको देना पड़ेगा। अगर आप सीजन में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 800 रुपये से 2,000 रुपये तक प्राइवेट होटल के रूम को किराया देना पड़ेगा और आपको कमरे अच्छे से मिल जाएंगे। दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बद्रीनाथ धाम पीक सीजन कौन सा होता है और ऑफ सीजन कौन सा होता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ कब होती है और बहुत कम भीड़ कब होती है। बद्रीनाथ धाम में कौन सा समय अच्छा रहेगा बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि बद्री विशाल का जो मंदिर बना हुआ है वो पहाड़ों के बीच बना हुआ है और सर्दियों में यहाँ माइनस टेम्परेचर पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिर जाती है। इसलिए सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट अप्रैल से मई के दौरान अच्छा तृतीया में ये खुलते हैं। अगर उधर अक्टूबर नवंबर में के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद कर दिए जाते हैं, तो इन 6 महीनों के बीच बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने
के लिए सबसे अच्छा समय होता है सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ होती है। इसलिए सितंबर अक्टूबर में आप बद्रीनाथ की धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो आप कम खर्च में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ यात्रा की पीक सीजन होता है वो मई जून का होता है। मई जून में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो बहुत से भक्त मई जून में अपनी बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। अगर आप कम भीड़ में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा रहेगा, और कम खर्च में आप सितंबर अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ में अपनी यात्रा कर सकते हैं तो मई जून में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका खर्च भी ज़्यादा होने वाला है। और दोस्तों, जुलाई व अगस्त के महीनों में बद्रीनाथ यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये मानसून समय होता है और काफ़ी बरसात होती है, पहाड़ी इलाका है, और बद्रीनाथ की जो यात्रा होती है वो पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो आप जगह जगह स्लाइड हो जाता है, तो 2-3-4 दिन तक जाम लगा रहता है। इससे आपकी यात्रा पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। इसलिए अगस्त व जुलाई के महीनों में बद्रीनाथ धाम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो कितने दिनों का बद्रीनाथ धाम में स्टे बनाना चाहिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन हैं। अगर आप बाई बस द्वारा अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको बद्रीनाथ धाम में 2 नाइट का स्टे बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर प्राइवेट टैक्सी से बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको बद्रीनाथ धाम में 1 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। अगर आप बस का सफ़र करते हैं तो आप 10 से 12 घंटे का सफ़र होता है बद्रीनाथ पहुंचने के लिए। आप बद्रीनाथ पहुंचकर दर्शन करेंगे। इसके अलावा वहाँ कई सारी और भी जगह हैं, उनको मैं बताऊंगा कि वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन करना है। तो दूसरे दिन आपका पूरा समय निकल जाता है, फिर नाइट स्टे वहाँ पर करना पड़ेगा। फिर आप तीसरे दिन बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार आप आते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो आप पहले दिन पहुँच जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं, और दूसरे दिन सुबह सुबह उठते हैं और आसपास की जगहों को विजिट करेंगे। फिर उसी प्राइवेट टैक्सी से शाम तक आप हरिद्वार आसानी से पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको थाली देखने को मिल जाएगी। 100 रुपये से 150 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी। आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे होटल बने हुए हैं, तो आप यहाँ भी जाकर अपना भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं। हमारे खाने पीने की और रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। अगर बस स्टैंड पर उतरते हैं तो वहां से मात्र 500 मीटर दूरी पर बद्रीनाथ धाम का मंदिर बना हुआ है। आप मंदिर पहुंच जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में ही सत्य कुंड बना हुआ है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो वहां पर स्नान कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तो उस तरफ से कुंड से 2-3-4 बूंदे अपने में डाल लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में लाइन में लग जाइए। अगर आप पीक सीजन में दर्शन करने जाते हैं, यानी मई या जून में जाते हैं, तो आपको 4 से 5 घंटा लग सकता है बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। अगर आप सीजन जाते हैं तो आपको आधा 1 घंटे में बहुत आसानी से दर्शन मिल जाएंगे। आपको बद्री विशाल सामने विराजमान है। आप इनके दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए और दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए मंदिर में के बाहर। वहाँ अन्य भी भगवान के मंदिर बने हैं, आप उनके भी दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आपको बाहर आना है, और बाहर आने के बाद आपको जाना है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल वो जगह है जहाँ पर अपने पूर्वजों के पिंड का दान करते हैं। अगर आप भी बद्रीनाथ में पिंड दान करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म कपाल में जाकर अपने पूर्वजों का पिंड दान कर सकते हैं। तो ये बात हो गई है कि आप बद्रीनाथ धाम में दर्शन कैसे करना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के अलावा और कहाँ जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। आप सबसे पहले जाएंगे बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भारत का आखिरी गांव यानी माड़ा गांव। तो आप माड़ा गांव भी जाकर विजिट कर सकते हैं।
जब आप माड़ा गांव जाते हैं तो वहाँ पर 3 से 4 जगहों पर विजिट कर लीजिए। माड़ा गांव में ही पड़ती है या माड़ा गांव में कुछ ही दूरी पर पड़ता है। माड़ा गांव में आपको व्यास गुफा देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप दर्शन कीजिए। वहीं पर गणेश गुफा है, तो आप गणेश गुफा में जाकर दर्शन करिए। कहते हैं यहीं से पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो भीम ने एक शिला पर अपना पुल का निर्माण किया था, तो ये भीम पुल आप जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर सरस्वती मंदिर बना हुआ है, तो आप यहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर भारत का आखिरी चाय की दुकान आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप इस दुकान में जाकर चाय की चुस्की का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, जब माड़ा गांव को विजिट करते हैं तो ज़्यादा सा समय नहीं लगने वाला है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा माड़ा गांव व आसपास की सभी जगहों को आप आसानी से विजिट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपके बच्चों का अवकाश होने वाला है और आप बद्रीनाथ के धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, आखिरी में बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम में कितना खर्चा आ जाएगा। अगर आप पीक सीजन में बद्रीनाथ धाम जाकर दर्शन करते हैं, बाई बस अपनी यात्रा करते हैं और डोमेट्री में रुकते हैं, तो 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये में बड़ी आसानी से आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस खर्चे में मैंने हरिद्वार तक पहुंचने के खर्चे को नहीं जोड़ा है। हरिद्वार के बाद जितनी यात्रा करते हैं, जितना खर्च होता है, आपके 4 से 5,000 रुपये लग जाएंगे। अगर ये यात्रा आप शीघ्र करते हैं तो इसमें आपको 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक खर्च आने वाला है। तो दोस्तों, ये था बद्रीनाथ धाम का संपूर्ण यात्रा का वर्णन। इसके अलावा अगर आपके मन में बद्रीनाथ से धाम से जुड़ा हुआ कोई मन में प्रश्न उठता है, तो मेरे कमेंट्स में जाकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और कमेंट्स में सभी वक्त जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल लिखना जरूर लिखिएगा। जिन भक्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इनफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई यात्रा के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। जय बद्री विशाल। आपकी यात्रा मंगलमय हो।